नील के खिलाफ शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता के लिए मील का पत्थर रहा। नील गोरों के खिलाफ हुए सत्याग्रह में नील की खेती करने वाले किसानों को संगठित कर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की नींव रखी थी और इसी आंदोलन ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया और बाद में वो महात्मा गांधी कहलाए। देखिए गांधी जी के सत्याग्रह की प्रयोगशाला चंपारण की कहानी। चंपारण हालात से लड़ने और हालात को बदलने की प्रयोगशाला है। करीब 100 साल पहले नील किसानों की लड़ाई लड़कर महात्मा गांधी ने इसे साबित किया था। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी देश से जुड़ने और देश को समझने की कोशिश कर रहे थे। चंपारण को गांधी की जरूरत थी और गांधी को चंपारण की। गांधी जी को उस जगह की तलाश थी जहां से वो अपना काम शुरू कर सकें और देश को एक ऐसे मसीहा की जरूरत थी जो उसके सवालों को अपना सवाल समझे। जो सिर्फ मंच पर बात नहीं करता हो बल्कि लोगों के बीच जाता हो। ये दोनों जरूरतें आपस में मिल गईं और गांधी जी चंपारण पहुंच गए। इससे पहले न तो गांधी जी चंपारण को जानते थे न वो चंपारण में किसी को पहचानते थे। एक बेहतरीन हकीम की तरह गांधी जी ने चंपारण में देश की नब्ज पकड़ ली। वो थी अंग्रेजी हुकूमत के दबाव में स्थानीय किसानों से करवाई जा रही नील की अमानवीय खेती। उस समय यहाँ की परिस्थिति बहुत विकट थी। किसान और मजदूरों पर ये नीलहे गोरे जो है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के यहाँ पर वाहक थे और उन्हें नीली कोठी चलाते थे, उन लोगों ने बहुत अत्याचार और दमन करना शुरू किया था। उन लोगों ने समय रहते बहुत सारे कानून बनाए, जिसमें एक तीन कठिया कानून प्रथा शुरू की थी, जिसमें एक किसान को, मजदूर को 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठे में अपने पैसे से नील की खेती करनी होती थी और उसे उपजा करके, पैदा करके और उसको सुपुर्द कर देना था फ्री में। जिस नील को जमा करके वे लोग विदेशों में बेच करके व्यापार करते थे। लेकिन चंपारण आंदोलन में एक और शख्स थे जो इस आंदोलन के हीरो थे और वो थे स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा से इतने दुखी थे कि वो चंपारण आने के लिए गांधी जी के पीछे पड़ गए। इस बात का जिक्र गांधी जी ने अपनी डायरी में भी किया है। दिसंबर 1916 में हुए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की। यह वो दौर था जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद देश को करीब से जानने के लिए देश का भ्रमण कर रहे थे। इसी कड़ी में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। किसानों के एक प्रतिनिधि ने पंडित राजकुमार शुक्ल को, किसान को भेज करके गांधी जी से लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में निमंत्रण दिया और यहाँ की परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया और बार बार आग्रह किया कि आप चल करके चंपारण में किसान और मजदूरों की स्थिति को देखिए कि उन पर कितना अंग्रेजों के द्वारा जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है। गांधी जी ने वचन दिया और कुछ दिन के बाद 1917 के 15 अप्रैल को महात्मा गांधी किसानों की स्थिति जानने के लिए मोतिहारी पहुंचे थे। उस समय अंग्रेजों के नियम कानून के चलते किसानों को अनाज के बजाय अपनी जोत के एक हिस्से पर मजबूरन नील की खेती करनी होती थी। इसे तिनकठिया कहा जाता था।
किसानों को 1 बीघा जमीन जिसमें 20 कट्ठे होते हैं, उनमें से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। इसके चलते किसान अंग्रेजों के साथ साथ अपने जमीन मालिकों के जुल्म सहने के लिए भी मजबूर थे। नील की खेती करने से नील यहाँ पर जिन टुकड़े में जिस प्लॉट में लगाया जाता था, तो नील के बार बार लगाने से जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी और वो ऊसर जमीन हो जाता था। उसके बावजूद भी किसानों को मजबूरी था, नहीं लगाते थे तो अंग्रेज उन्हें मारते थे, पीटते थे, आत्महत्या देते थे और उनको मजबूर किया जाता था कि वह अपने अच्छे खेत पर फिर उसको उपजाएं और उनको दें। इस तरह जमीन बंजर होती जा रही थी, यह सच है और इसी के कारण आंदोलन यहाँ फैलना शुरू हुआ था। उस समय यूरोपीय देशों में नील की बड़ी मांग थी और चंपारण की भूमि नील उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती थी। मुफ्त में मेहनती किसान भी मिल रहे थे। लेकिन सच तो यह था कि नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी और नील बनाने के लिए भी किसानों को हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। नील की खेती यहाँ पर वह जो खेत को इतना न जोत कोर के तैयार करना पड़ता था किसानों को कि वह देखता था, वह जा कर के इसका जो तहसीलदार था वह जाता था खेत में और देखता था, वह घड़ा पटकता था उस खेत पर। यदि वह घड़ा फूट जाता था तो फिर वह जोतवाता था। इतना ना उस खेत को मलिन कर देता था कि वह घड़ा नहीं फूटता था, तभी वह यानी नील की वह पैदाइश वहाँ पर शुरू कराता था। और वह नील वो जो है यहाँ पर आता था और यही नील डैम है जहाँ पर हम खड़े हैं और यहीं पर पिराता था। जो पहले लोग आँख बांध करके बैल के जिस तरह से जोतते थे, उसी प्रकार आदमी को वह जोतता था इसमें। ऐसे माहौल में जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो लोग उन्हें अपना दुख दर्द बताने पहुंच गए। चंपारण के गांवों में पहुंचकर गांधी जी ने किसानों की पीड़ा के साथ साथ गरीबी को भी नजदीक से देखा। साथ ही अशिक्षा के कारण हो रही परेशानियों को भी महसूस किया। महात्मा गांधी ने सामाजिक आंदोलन और फिर जन जन के आंदोलन की शुरुआत करने से पहले अपने पारंपरिक परिवेश को बदल दिया। वो चंपारण आए तो थे गुजरात के काठियावाड़ी परिधान में, लेकिन नील किसानों की परेशानी देखकर उसे हमेशा हमेशा के लिए उतार फेंका। उन्होंने खाली बदन सिर्फ धोती पहनकर रहने का प्रण किया। चंपारण के लोगों के दिलों में बस चुके मोहनदास ने किसानों के दर्द को लेकर संघर्ष करना शुरू किया और किसानों को एकजुट किया। किसानों के बीच रहनुमा बने मोहनदास को चंपारण वासियों ने ही महात्मा का नाम दिया। फिर बाद में वो महात्मा गांधी बने। इसी नील की खेती ने इस देश में बहुत बड़ा क्रांति लाया और महात्मा गांधी को पूरे राष्ट्रव्यापी क्रांति से जोड़ा। उसी आंदोलन का देन है कि उस आंदोलन में गांधी जी बहुत चमके। पूरे राष्ट्र में लोगों ने गांधी जी को जाना और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद से ये महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अपने प्रयोग से गुजर रहे गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान गांधी जी के प्रति व्यापक जन समर्थन को देखते हुए मैजिस्ट्रेट ने उन्हें बिना जमानत छोड़ने का आदेश दिया,
लेकिन गांधी जी अपने लिए कानून के अनुसार उचित सजा की मांग करते रहे। गांधी के इस प्रयोग के कारण देश भर की नजरें चंपारण पर टिक गईं। अंग्रेजी हुकूमत ने मजबूर होकर एक जांच आयोग का गठन किया। गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। आखिरकार गांधी जी के सत्याग्रह और किसानों की जीत हुई। कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। इस तरह सबसे पहला भारत की भूमि पर मोतिहारी में किसानों की समस्याओं से जूझते हुए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का यहाँ प्रयोग किया और प्रयोग का असर ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी क्रांति सुलगने लगी कि वहीं जाकर के बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक वाहक बना। जमींदार और अंग्रेजों के लाभ के लिए नील की खेती करने वाले किसान अब अपने जमीन के मालिक बन गए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की पहली विजय का शंखनाद किया और चंपारण शोषण और उपनिवेशवाद से मुकाबला करने की प्रयोगशाला कहलाया। मोतिहारी से मुकेश सिन्हा और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चंपारण के नील किसानों का विरोध चंपारण सत्याग्रह के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिसके कारण चंपारण के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। नील उगाने से जमीन पर क्या असर होता था? नील बनाने का वो कौन सा तरीका था जिसके कारण किसानों की चमड़ी और हाथ पैर खराब हो जाते थे? नील बनाने की वो दर्दनाक प्रक्रिया को आप देखने जा रहे हैं। उन्नीस 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह से पहले तक चंपारण में तिनकठिया कानून लागू था। इस कानून के तहत किसानों को 1 बीघा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना जरूरी था। लेकिन नील की खेती के कारण जमीन बंजर हो जाती थी। उस दौर में नील के पौधों से नील निकालने के लिए कारखाने बनाए गए थे। भेलवा के जयप्रकाश सिंह के दादा अंग्रेजों के शोषण का शिकार होने वाले किसानों में से एक हुआ करते थे। जयप्रकाश सिंह के मुताबिक उनके दादाजी बताते थे कि अंग्रेज किसानों से जबरन नील की खेती कराते और खेती नहीं करने वाले किसानों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। जिस खेत में अगर एक बार नील की खेती होती थी उसकी उर्वरा शक्ति एकदम बहुत ही कमजोर हो जाता था, क्योंकि उस समय रासायनिक खाद हुआ नहीं करता था। जो भी हमारे पास गोबर ये सब मवेशी का खाद जो होता था वही डालते थे लोग। और इस तरह करते करते अगर किसी के पास 1 बीघा जमीन है तो इस बार इसमें खेती किए तो फिर बार दूसरे बार में 4-5 साल में करते करते उसका खेत पूरा बंजर हो जाता था और वह किसान हार मानकर किसी तरह अपना परवरिश करता था या नहीं तो लगान नहीं दे पाता था तो उसका खेत नीलाम हो जाता था। नील के उत्पादन करने के लिए बनाई गई ये इमारतें आज भी चंपारण में मौजूद हैं। सीवान में भी नील की खेती की जाती थी। नौतन प्रखंड के सेमरिया पंचायत की प्रतापपुर कोठी नील की खेती का गवाह है। स्थानीय लोग आज भी इन इमारतों को देखकर अपने पूर्वजों के अतीत को याद करते हैं। नील के पौधों से नील निकालने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी। इस कारण नील निकालने वाले किसानों के हाथ पैर की चमड़ी भी खराब हो जाती थी। नील के पौधे आमतौर पर 2 से 3 महीने में तैयार होते थे। इसके बाद पत्तों के साथ इनकी डालियां काट ली जाती थीं और फिर अंग्रेजों की कोठी में बने इन कारखानों तक लाया जाता था।
नील के पत्तों को इन बड़े हौज में डाला जाता था और फिर ऊपर से भारी लकड़ियों और पत्थर डालकर दबा दिया जाता था। इसके बाद इन नालियों के जरिए इसमें पानी डाला जाता। लगभग 24 घंटे तक इसे यूं ही पानी में रहने दिया जाता। इस दौरान इसे नीचे से आग जलाकर गर्म किया जाता था। दूसरे दिन नील के पत्तों को निकाल लिया जाता और फिर हौज में नीचे की तरफ बनी इन नालियों से यह पानी दूसरे हौज में जमा कर लिया जाता। इस पानी को नील निकालने वाले किसान अपने हाथ और पैर से खूब मिलाते थे। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया थी जो घंटों चलती थी। इससे यह पानी फर्मेंट हो जाता और पानी का रंग नीला हो जाता। इस पानी को फिर छान कर दूसरी जगह स्टोर कर लिया जाता। इस नीले पानी को गर्म कर घंटों उबाला जाता और फिर गाढ़ी लेई तैयार हो जाती। इस लेई को छाये में सुखाकर टिकिया बना लिया जाता। इस तरह कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार नील तैयार हो जाता और फिर अंग्रेज इसे यूरोपीय देशों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते। इस पूरी प्रक्रिया से किसानों का जबरदस्त शारीरिक नुकसान होता था, लेकिन एक और बड़ा नुकसान था जो किसानों को खाए जा रहा था। वो था जमीन के बंजर होने का। नील की उपज होने से 1-2 फसल के बाद जमीन बंजर हो जाती थी। इस कारण किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। इस प्रकार 1 बीघे जमीन में 3 कट्ठा जमीन बंजर होने के बाद किसान अंग्रेजों की यातना से बचने के लिए दूसरे 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करते और इस प्रकार पूरा खेत बंजर हो जाता। तब नील की खेती नहीं करने और लगान के रूप में नील नहीं मिलने पर अंग्रेजी हुकूमत किसानों की जमीन नीलाम कर देती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।